बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मोहित मोदी भी हमारे साथ होंगे जो कि इक्विटीज डायरेक्टर हैं क्रिसिल रिसर्च के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है एक बार फिर से। हमारे साथ बने हुए हैं गजेंद्र नागपाल और साथ ही अब जुड़ रहे हैं मोहित मोदी क्रिसिल रिसर्च से। मोहित, पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि हाल में जो 2-3 संकेत आए हैं वो थोड़ा सा एक मिला जुला एक रुझान बना रहे हैं और आरबीआई के लिए फैसले लेने की जो घड़ी है उसमें स्थितियां थोड़ी सी मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हमने देखा आईआईपी के जो आंकड़े आए वो उम्मीद से बेहतर आए, काफ़ी बेहतर आए। उसके बाद जो महंगाई दर का आंकड़ा आया वो अनुमान से कम आया, ठीक ठाक एक कंफर्ट वहाँ पे मिल रहा है। जी राजीव, आप सही कह रहे हैं कि कुछ मिले जुले संकेत मिल रहे हैं और इसके बारे में क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि अभी जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो भी कम आया है पिछले 2-3 महीनों से। इसका सीधा संकेत यही मिलता है कि आगे जाके आरबीआई के लिए मॉनेटरी ईजिंग के थोड़े द्वार खुल सकते हैं। क्रिसिल रिसर्च अभी भी अपने अनुमान पर बरकरार है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट की ईजिंग अगले 3 से 6 महीने के बीच में की जा सकती है। जहाँ तक आपने आईआईपी के डेटा का सवाल उठाया है, देखिए उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रही है पिछले 3-4 महीनों में। इस बार डेटा अच्छा आया है, लेकिन वो सस्टेनेबली अच्छा रहेगा इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। इन्फ्लेशन या महंगाई के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसमें अगले तिमाही में महंगाई में एक जो बेस इफेक्ट आएगा उसका इम्पैक्ट रहेगा। उसके कारण साल दर साल की महंगाई दर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें उतनी ऊंचाई की संभावना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, एक पिछले 3-4 महीनों की महंगाई दर को अगर हम विश्लेषण करके देखें तो हमें समझ में आता है कि जो फ्यूल प्राइसेस का पास थ्रू हुआ था वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पास थ्रू बहुत हद तक नहीं कर पाई हैं, जो कि एक पॉजिटिव इन्फ्लेशन है। बिकॉज एक बिनाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है, बिकॉज इससे ये होता है कि जो फ्यूल प्राइस इंक्रीमेंट हुए थे वो उनका अंदेशा ये है कि अगले 1-2 क्वार्टर में भी वो इन्फ्लेशन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड। सो अगर ये सब थोड़ा ईज होता है तो आरबीआई के लिए द्वार खुलेंगे कि वो एक मॉनेटरी ईजिंग के बारे में सोच सके। बिल्कुल गजेंद्र, क्योंकि अब मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, अब सामने बजट है, जो चीज़ें निकली हैं पीछे से बीत गई हैं, शायद उस पर पूरी कैलकुलेशन ना बिठाएं, आगे फॉरवर्ड लुकिंग हो जाए, तो बजट भी है और पोजिशनल ट्रेडर्स तो दिसंबर एंड से ही पोजीशंस बनाना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा सेक्टर जिस पे पोजिशनल ट्रेडर्स को आना चाहिए या फिर इन्वेस्टर्स को आना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट बजट भले ही पास हो जाएगा लेकिन ये सेगमेंट जो है ये ग्रो करेगा और बजट इसको एक फ्यूल देगा? देखिए, मेरा अब झुकाव जो है वो गोइंग फॉरवर्ड, अगर जिन अजम्पशंस के ऊपर मार्केट यहाँ तक चली है और लगता है कि आगे भी ठीक ठाक माहौल बना रहेगा, तो मेरा जो झुकाव है वो जनरली थोड़े हाई बीटा सेक्टर्स के ऊपर होगा। क्योंकि देखा जाए तो जो भी रैली बनी थी ऑल अलॉन्ग है, जिसने भी मार्केट को सपोर्ट किया था वो बेसिकली एफएमसीजी स्पेस था, कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल्स था विच वर डूइंग रीजनेबली वेल। और आपको सबको पता ही है कि काफ़ी बड़ी वेटेज है उन सब की इंडाइसिस पे। जो सेक्टर्स थोड़े से पीछे रह गए थे वो थे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, इंजीनियरिंग वाले, कहीं ना कहीं बैंकिंग, ऑटो में भी कुछ हमने खास बढ़ोतरी नहीं देखी थी बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी ऑन प्रिडिक्टिंग द कमोडिटी प्राइसेस एज वेल एज अनसर्टेनिटी ऑन द इंटरेस्ट रेट रिजीम। अब क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं, जैसे पहले भी आपके दूसरे एक्सपर्ट्स जिक्र कर रहे थे कि बिनाइन इंटरेस्ट रेट रिजीम अगर हम देखने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हाई बीटा स्पेस पे मिलेगा। तो मुझे लगता है चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ऑटो हो टू सम एक्सटेंट, आई थिंक ये स्टॉक्स ऐसे हैं या ये स्पेस ऐसे हैं, सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है निवेशकों को थोड़ा सा अग्रेसिव स्टैंस लेना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पहले 1 साल में इन सेक्टर्स ने उतना परफॉर्म नहीं किया, मगर क्योंकि इनकी अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सटेंड तक रही है, डिस्पाइट ऑफ इट कि हमने कुछ एक पर्टिकुलरली बैंकिंग में हमने रिसेंट पास में कुछ एक स्पर्ट आते हुए देखा है, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट आई स्टिल बिलीव फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस जो है वो अच्छा करेगा। और अब पार्लियामेंट में भी जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल है वो भी हमारे को बाय एंड लार्ज क्लियर दिख रहा है, तो दैट आल्सो इज गोइंग टू ऐड
Fillip to the prices in the banking space. जी बिल्कुल, सरकार की गतिविधि बढ़ी है और संसद में इस बार बेहतर कामकाज करा पाई है सरकार, ये उसकी सफलता है जरूर। खैर, अभी एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज फिर से फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि SGX निफ्टी से जो आंकड़े मिल रहे हैं वो 5903 पे SGX निफ्टी 16 अंकों की गिरावट के साथ है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जो एक इमीडिएट सपोर्ट है 5845 5825 का, वो आज शायद ब्रेक तो ना हो, उम्मीद तो ऐसे नहीं लगती कि ब्रेक हो जाएगा, लेकिन एक रेंज में मार्केट के रहने की उम्मीद है। ये रेंज ट्रेडर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जो कि पैसा लगा पोजिशनल ट्रेड कमाना चाहते हैं शायद उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ाता हुआ। लेकिन लगातार हम सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक्स आपके साथ आप बता रहे हैं गेस्ट के थ्रू आपको कि कहाँ पे आपको निवेश करना है और कहाँ से फिलहाल अभी दूर रहना चाहिए। मोहित मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि क्रिस्टल रिसर्च के डायरेक्टर हैं इक्विटीज़ में, और CEO यूनिकॉर्न फाइनेंशियल के गजेंद्र नागपाल मेरे साथ बने हुए हैं, और उनसे हम समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको पैसा लगाना और किससे बचना है। फिलहाल US मार्केट में जो अगले हफ्ता होगा वो भी काफ़ी अहम है। यहाँ आंकड़े आप देख पा रहे हैं कि इसमें हाउसिंग मार्केट इंडेक्स के भी आंकड़े जारी होंगे। इनफैक्ट ये कई तरह के रियल इंडिकेटर्स भी हैं इसमें कि जहाँ से US मार्केट की इंपॉर्टेंस पता लगती है। और ये बात ध्यान नहीं देनी होगी कि ओबामा ने भी ये कहा था कि फिस्कल क्लिफ के रिगार्डिंग सरकार काफ़ी गंभीर है और ये ग्लोबली इम्पैक्ट डालेगा, इस चीज़ पे भी नज़र रखनी होगी। GDP और अन्य आंकड़े भी कुछ ही दिनों में US मार्केट के अंदर आते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में वापस आते हैं और समझते हैं आज के कुछ एक स्टॉक्स। अब मोहित, अगर सेगमेंट वाइज अगर आप देखें तो जैसे गजेंद्र भी कह रहे थे कि पास्ट FMCG ने हेल्प की, लेकिन आगे चल के हाई बीटा में आपको रहना होगा तो थोड़ा बेहतर होगा। और ये बात नोटिस भी हुई है, क्योंकि ना केवल सिर्फ वैल्यूएशन टर्म्स पे हमने रियल एस्टेट कंपनीज को बेहतर होते हुए देखा है, बल्कि ये भी नोटिस किया कि जो इंस्टीट्यूशंस का पैसा है वो ऐसे सेक्टर्स में भी आया है, भले ही रिस्की ज़रूर है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से भी फंड्स इन्फ्यूज़ हुआ है रियल एस्टेट के अंदर, इंफ्रा कंपनीज के अंदर। और ये बात आपको भी पता है कि बिना इंफ्रा ग्रोथ के आप जिस GDP प्रोडक्शन आप जो करते हैं, जो भी प्रोजेक्शन आप करें, चाहे भले 7%, 8% या 6% पे आके रुके, वो बिना इंफ्रा के नहीं चल सकती। तो ये तो समझ लेना चाहिए कि इंफ्रा कंपनीज में आपको अपना शेयर अब बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर सरकार को कुछ भी बेहतर करना है तो इंफ्रा के बिना नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही आकलन है आपका। FMCG ने हिस्टोरिकली अच्छी ग्रोथ दी है, जिसमें कि उनको रियलाइजेशन या प्राइसिंग पावर बहुत अच्छी थी, और आगे चल के ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे कंज्यूमर डिमांड थोड़ी कम हुई है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि FMCG में एडवर्टाइजिंग स्पेंड बढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण कि उनका एट द बॉटम लाइन लेवल उतनी अच्छी ग्रोथ जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में दी है वो शायद ना हो पाए। एट द सेम टाइम कुछ सेक्टर्स हैं जैसे इंफ्रा है, रियल एस्टेट है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनका अभी बॉटमिंग आउट हमारे हिसाब से हुआ नहीं है, और अगले 3 से 6 महीने के अंदर इनका बॉटमिंग आउट होने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में इन सेक्टर्स पे निवेशकों को विशेष नज़र रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीने में कुछ नेगेटिव या वोलेटाइल रिजल्ट्स भी आएँ, लेकिन एक बार बॉटमिंग आउट होने के बाद इन सेक्टर्स की, जैसा कि आपने कहा, एक लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इन सेक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, और उस हिसाब से ये सेक्टर्स कैन गिव गुड रिटर्न्स। इस बीच रुपए में हल्की मजबूती के साथ शुरुआत हुई है, 54.40 का स्तर है $1 का इस समय। अनिल मंगनानी भी जुड़े हैं हमारे साथ। अनिल, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जिस तरह से हमें शुक्रवार को थोड़ा सा उत्साह बनता हुआ बाजार में दिखा, लेकिन आज खासतौर पे जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संकेत हैं उनके चलते वो उत्साह जारी होता हुआ, कंटिन्यू करता हुआ नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो आज के लिए किस तरह की शुरुआत आप देख रहे हैं? और ख़ास जो पहलू है कि पिछले 2 हफ्तों में निफ्टी बिल्कुल एक खास मुकाम पे 5838 पे 5838 पे सहारा लेता दिख रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस हफ्ते के लिए ये स्तर? मेरे हिसाब से एवरी मार्केट इज डूइंग देयर ओन थिंग, क्योंकि अगर देखे जाए जिस तरफ से येन वीक होते जा रहा है, नीके एक लगातार वन वे चल रहा है, हैंग सेंग ऑल्सो 52 वीक हाई पे चल रहा है, एंड कंपेयर टू दैट S&P और डाउ कुछ खास नहीं है, एक्चुअली थोड़ा नीचे है अपने 52 वीक हाई से। तो क्लियरली एक हर बाजार अपने तौर पे अपने टेक्निकल लेवल्स या फंडामेंटल्स पे चल रहा है। आई थिंक फॉर इंडिया अगर देखी जाए एक अच्छी रैली भी आया है 5550 से लेके 5965, तो करीबन 400 पॉइंट, एंड 5950 एक मेजर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है।
तो भले उसको अगर पार भी करना है, नॉर्मली जिस तरफ से बाजार चलता है हर लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड आई थिंक वो ऐसा भी हो रहा है अपने मार्केट में कि एक बार लेवल को रिस्पेक्ट करके थोड़ी साइडवेज जा रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट होके फिर वापस शायद बाजार उसको क्रॉस भी कर पाएगा। बट आई थिंक फॉर नाउ जब तक 5950 के ऊपर नहीं जाता है, मे बी इट विल बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, लेस ऑफ इंडेक्स एक्शन। बट जिस तरफ से ओवरऑल स्ट्रेंथ है मंथली और वीकली चार्ट्स पे, मेरा मानना है अगर गिरावट भी आता है बैक टू 5800 5750 रेंज, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। गजेंद्र, अब क्योंकि एफडीआई रिटेल ऑलमोस्ट लोकसभा राज्यसभा से जो पास हुआ है, अब ये इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि इन स्टॉक से बाहर आ जाना चाहिए, जो एक ट्रिगर था वो अब एटलीस्ट वो कंप्लीट हुआ है, जैसे पेंटन रिटेल या फिर शॉपर स्टॉप, इन दोनों काउंटर्स की इन पर्टिकुलर बात पास होना एक ट्रिगर जरूर था, लेकिन इनकी वैल्यूएशन इनफैक्ट और बढ़ी है, ओपन और हुआ है स्पेस, तो इसमें बने रहना चाहिए। आपका व्यू किस तरफ है, ये जो ट्रिगर कंप्लीट हुआ है इससे वापस आने का, या फिर आपको ये समझता है कि इस ट्रिगर से वैल्यूएशन बढ़ी है इसलिए बने रहने का? नहीं, मैं आपके लेटर व्यू के साथ जाऊंगा, जहां पे मुझे ये प्रतीत होता है कि भाई यहाँ पे ठीक है, एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था या एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी थी कि गवर्नमेंट इसको पुश कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बिकॉज द पॉलिटिकल अपोजिशन टू सच मूव वाज आल्सो ट्रिमेंडस। आई थिंक वो एक हर्डल मेजर बिहाइंड अस हो गया है, इसलिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये स्टॉक थोड़े से साइडवेज मूव में चले जाए या थोड़ी सी करेक्शन भी दिखाए। बट आई थिंक जो लैंडस्केप है वो लैंडस्केप फॉर श्योर बेहतर के लिए टर्न अराउंड हो गया है। और अब आप क्वार्टर बाय क्वार्टर, वीक बाय वीक कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट, somebody wants to come on its own, somebody is tying up with the local company and so on, I think वो सब शुरू हो जाएगा। अगर वैसा सब शुरू होता है तो आप देखेंगे जो एक्साइटमेंट है इस सेक्टर के आसपास वो बनी रहेगी, एंड देन यू वुड हैव समबडी पुटिंग मनी एट सम वैल्यूएशन। वो जो वैल्यूएशन होगी वो बेंचमार्क वैल्यूएशंस होंगी, और क्योंकि ये बड़ी कंपनियां, चाहे वो कारफोर हो या दूसरी वॉलमार्ट हो या दूसरी कंपनियां हो, वो सारी कंपनियां बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेके इंडियन मार्केट को अप्रोच कर रही हैं, इसलिए उनके लिए शॉर्ट टर्म में 10-20% हेयर एंड देयर would not make much of a difference in that sense. So to that extent मेरा ये मानना है कि अभी भी इसमें बहुत बड़ी स्टोरी अनफोल्ड होनी है। That might not happen over next few weeks, but then definitely over few quarters or over few years, I think valuations are going to reach far better level than what they currently are. लेकिन गजेंद्र, सरकार ने एक जो महत्वपूर्ण फैसला किया लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर के, उस पर उद्योग में ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा, बाजार ने उसको लेकर भी ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया, जबकि पहले काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इस एक विधेयक को लेकर ही थी कि अगर इसमें ठीक ठाक तरीके से काम आगे बढ़े तो फिर जितनी भी बड़ी परियोजनाएं हैं जहां पर काफ़ी बड़ा पूंजी निवेश होना है, वैसी परियोजनाओं के लिए रास्ता खुलेगा। लेकिन इस समय जिस रूप में मसौदा सामने आया है विधेयक का, उससे इंडस्ट्री बिल्कुल ही निराश लगती है। राजीव, मैं आपको बताना चाहता हूं जो लैंड एक्विजिशन बिल का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, वो जो हमको पार्लियामेंट के नोटिस में या इंडस्ट्री के जो पर्सपेक्टिव से दिखता है उससे थोड़ा सा फर्क है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जिस ढंग से इस पूरे के पूरे इशू को हैंडल किया गया है, उससे जो किसान है या जिससे लैंड एक्वायर होती है उसको हमेशा ये एहसास होता है कि वो उसको चीट किया गया फॉर वट एवर रीजन। यू नो, वी हैव सीन दैट हैपनिंग in Noida area also, Noida extension area also in a big way. I think यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैसला है या जो महत्व है इस बात का, वो ये है कि आपको ट्रांसपेरेंसी पूरे प्रोसेस में रखनी होगी। आप हरियाणा का एग्जांपल देखिए, आई थिंक उन्होंने लैंड एक्विजिशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, एंड वी हैव नॉट सीन एनी प्रोटेस्ट कमिंग अराउंड देयर। आई थिंक इट इज गॉट मोर टू डू विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग रादर देन जो उसकी लैंग्वेज है जो हम लिखी जा रही है। मुझे लगता है यही है कि अगर वहां पे सिंसियरिटी आएगी, बिकॉज वी हैव सीन ऑल द इंटरेस्टेड सर्कल्स, इंटरेस्टेड पीपल हैविंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पहले ही वो अपनी लैंड को छोटे करके करवा लेते हैं और उसके बाद वो बल्क करके किसी बड़े को बेच देते हैं। तो उसमें एक फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं जो लैंड का ओनर है उसको एक चीटेडनेस, he feels that he is cheated in the entire bargain. I think if we can address that issue, land acquisition as such is not going to pose any big problem. बिल्कुल। तो विजेंद्र का ऐसा मानना है कि एटलीस्ट जो प्रॉब्लम थी लैंड एक्विजिशंस के रिगार्डिंग वो काफ़ी हद तक सॉल्व होगी इस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं और एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं प्रकाश गाबा से आज के मार्केट में और उनके आज के ट्रेडिंग पिक्स का।
प्रकाश, शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज निफ्टी पे आपका व्यू क्या कहता है? वेल स्ट्रक्चरली देखा जाए तो है तो वीक। ऑन द अपसाइड एक रेजिस्टेंस जरूर है 5920, 5940, 5950 जोन्स। तो जब तक ये 5840 बरकरार है निफ्टी स्पॉट में, तब तक कह सकते हैं कि शायद एक अपमूव मिलता है, लेकिन टिपिकल रेंज बाउंड ट्रेड है। लेकिन मान के चलना रही, जब भी 5840 ब्रेक हो जाता है आज, कल या परसों, तब थोड़ी गिरावट आएगी और लो लेवल्स 5760 देखने को मिल सकते हैं स्पॉट में। शेयर्स पे क्या स्ट्रेटजी है आज? आई थिंक मेरे ख्याल से राजीव, मैं 2 स्टॉक्स में लॉन्ग जाऊंगा। पहला रहेगा 20 माइक्रॉन्स। यहाँ पर स्ट्रक्चरली मुझे लगता है एक अपमूव बाकी है यहाँ पर, और ऑन द अपसाइड एक टारगेट 147 का है। सिर्फ इतना है कि स्टॉप लगाने की जरूरत है 138। 20 माइक्रॉन्स में एक अपमूव मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे ठीक लग रहा है आज के कारोबार में ऑन द लॉन्ग साइड, वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पर भी एक मैं कहूँगा अच्छा अपमूव है, बहुत बढ़िया बेस बन चुका है लोअर लेवल्स पर 1320 जोन्स पर। बस वहीं पर एक स्टॉप लगाना है ऑन द अपसाइड, टारगेट 1380 का। तो एक्सिस बैंक और 20 माइक्रॉन्स पर लॉन्ग होने की। शुक्रिया प्रकाश इस सलाह के लिए। और अनिल, आज के लिए अगर आप कुछ चुनिंदा शेयरों को चुनना चाहें तो कौन से क्षेत्र पर ज़्यादा नज़र रहेगी? जिस तरह से हमने शुक्रवार को देखा, जो रेट सेंसिटिव शेयर्स हैं वहाँ पे एक अच्छी चाल बनती हुई नजर आई थी। क्या वो चाल आगे आज के कारोबार में दिखेगी या फिर आज बिल्कुल नया दिन? पॉसिबल, आई थिंक ऑलवेज एक मेजर इवेंट के पहले एक्सपेक्टेशंस तो रहती है। सो एंड जिस तरफ से तेजी बाजार है, इट विल बी अ सरप्राइज अगर बैंकिंग आज टूटता है। सो आई थिंक फॉर एग्जांपल केटी के बैंक जो 2 दिन पहले 15% गिरा था, आई थिंक वापस अब इसको अगर 152 और 147 में मिलता है, वो रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दैट इज़ वर्थ अ ट्रेड ऑन द अपसाइड। So that's one bank to watch out for. I think दूसरा यूनियन बैंक ब्रेकआउट मूव में है, ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अपर टारगेट्स अभी भी बाकी है 280 करीबन। So that's another one that looks good. But overall मेरा मानना है बैंकिंग सेक्टर आज स्टेडी रहना चाहिए। I don't think anybody is going to go and sell out before a major event. तो with expectation कि CRR कट भी आ सकता है, वो थोड़ा आई थिंक मोमेंटम बरकरार रहेगी। बैंकिंग में व्यू ले लेते हैं मोहित का भी। मोहित, आपका क्या मानना है? क्योंकि बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में भी टेबल्ड होना है, लेकिन ठीक उससे पहले जैसे कल सीआरआर पे भी एक अहम फैसला आरबीआई की तरफ से आ सकता है। अगर 0.25% कट होता है तो जहाँ तक इकोनॉमिस्ट का पोल ये कहता है। दूसरा एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि जो सरकारी बैंकों के एम्प्लॉयज़ हैं वो 20 तारीख को हड़ताल पर भी हैं। तो काफ़ी कहें कि काफ़ी न्यूज़ भरा रहेगा पूरा बैंकिंग स्पेस। ओवरऑल बैंकिंग अमेंडमेंट बिल की एक लैंग्वेज जो सबसे पसंद आई, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखती हुए एनपीए का कम होने पे उनकी प्रोविजनिंग का बढ़ाना, कि सरकारी बैंकों की जो एनपीए बढ़ रहे हैं वो किस तरह से रुकें। और यही अलार्मिंग साइन भी था जो पिछले 2 क्वार्टर से उन्हें सरकारी बैंकों के एनपीए पे आते हुए दिखे हैं। तो एटलीस्ट ये समझें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उस पर फोकस हो रहा है, इसलिए मार्केट को नीचे जाने की गुंजाइश धीरे धीरे कम बन रही है। बैंकिंग अंदर बने रहें, स्पेशली मिड कैप बैंकिंग में बने रहें गवर्नमेंट सेक्टर के, तो फ़ायदा होगा ही होगा। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जहाँ तक सवाल है, पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने उनकी एनपीए प्रोफाइल थोड़ी बिगड़ी है। 3.4 से 3.82% पे जीएनपी आया था, और उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम हुआ है, अराउंड 3% रहा, 21 बेसिस पॉइंट कम हुआ था। क्रिसिल रिसर्च का मानना है कि ये जो प्रोफाइल है ये अगले 1-2 क्वार्टर और कहीं जाके बॉटम आउट होने की उम्मीद की जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म में तो प्रेशर रहेगा एनपीए का, और उस प्रेशर के चलते अगर शॉर्ट टर्म में सरकार कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेती है, कुछ प्रोविजनिंग नॉर्म्स को टाइट करती है, जो कि लॉन्ग टर्म में अगर अच्छे रहेंगे, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत कहा जा सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप वैल्यूएशंस को देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमेशा से अच्छे एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड किए मोस्टली, और अभी भी अगर आप देखते हैं तो पिछले 2-3 क्वार्टर में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अपना एनपीए प्रोफाइल एज वेल एज अपना निम बरकरार रखा हुआ है, जो कि और उस लिहाज से अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर टोटल असेट क्वालिटी इंप्रूव होने की संभावना बनती है, तो ये कहा जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वैल्यूएशन भी कुछ इंप्रूव हो सकता है ओवर नेक्स्ट 3 से 6 महीने के स्तर पर। गजेंद्र, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को लेकर के एनबीएफसी कंपनियों में थोड़ी चाल दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर शायद उन्हें लग रहा है कि अब नए बैंकिंग लाइसेंसों का रास्ता खुलेगा, उससे राह आसान होगी।
लेकिन नए बैंकिंग लाइसेंस की संभावना भी क्या अपने आप में कोई स्वर्ग के दरवाजे खोलती है? क्योंकि जब पहले जो नई पीढ़ी के बैंक आए थे निजी क्षेत्र में, उनके लिए एक खुला मैदान था और अब मैदान कहीं से खाली नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जिस रेट से हम इकॉनमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं और जो हमारा भी बैंकिंग स्पेस है और जो हमारे ख्वाब है राजीव, आई थिंक वी नीड टू हैव अ वेरी वाइब्रेंट बैंकिंग एनवायरनमेंट अराउंड अस, और वहाँ पे जरूर नए और स्मार्ट और निम्बल फुटेड प्लेयर्स के लिए आई एम श्योर देयर इज स्टिल अ प्लेस, और क्वाइट अ फ्यू कंपनीज जो एलिजिबल भी हैं और केपेबल भी हैं वो हमको दिखती है। और वहाँ पे आई वुड नॉट वांट टू डिस्काउंट दैट कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है अभी एंड वी आर ओवर बैक्ड इन दैट सेंस। आई थिंक यस, हमेशा जब भी कोई इंडस्ट्री ऐसी खुलती है वी गेट इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे शॉर्ट रन में आपको जरूर दिखाई देता है कि भाई शायद हम लोग ओवर बैंक्ड हो गए या वी आर ओवर सर्विस्ड, but I think that world view we have because we are generally serviced by all these people all around us। but अगर आप larger perspective देखें और bigger picture देखें और bigger जो हमारी challenges आने वाले हैं, जो बड़े बड़े capital की requirements होने वाली हैं, I think we need far more capitalized banks and far more number of banks to capitalize on this opportunity which is going to be thrown open to us। बिल्कुल, अभी आधा मिनट रह गया मार्केट ओपन होने में और आज के जो संकेत हैं एटलीस्ट ये कहते हैं कि मार्केट आज फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होगा, क्योंकि SGX 50 के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में आज वीकनेस थोड़ी बहुत ओपनिंग ट्रेड में मिलेगी। लेकिन जैसे प्रकाश गाबा ने भी बताया कि 5850 5840 की रेंज जब तक ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं करता तब तक एटलीस्ट शॉर्ट्स को ओपन नहीं करना है, और अगर आप लॉन्ग साइड पे हैं तो आपको एवरेज या फिर ट्रेड को बढ़ाना नहीं है जब तक ये 5925 से लेके 5950 की रेंज को पार नहीं करता। ऐसा अनिल का भी मानना है कि एक बार कंफर्मेशन मिले उसके बाद वॉल्यूम बढ़ाना या फिर उस तरह से ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय अनसर्टेनिटी वाले मार्केट के अंदर ट्रेड को किसी तरह से भी लेना। फिलहाल जो लास्ट क्लोजिंग रही यानी कि जो फ्रीज हुआ मार्केट थोड़ी पहले, उसमें 19 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी फ्रीज हुआ था और अभी ओपनिंग टिकाना शुरू हो गए हैं। और जो निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 18 पॉइंट की ओपनिंग के साथ रहा और सेंसेक्स करीब 26 पॉइंट की ओपनिंग के साथ यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है इस समय, और 5866 का लेवल इस समय निफ्टी पर है। मिड कैप में अभी आप टिक नहीं आया है और जैसे ही टिक आएगा तो मिड कैप में भी काम का शुरू होगा, लेकिन जो सेंसेक्स और निफ्टी की जिस तरह की उम्मीद थी आज मार्केट की कि फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होगा लेकिन ज़्यादा तेज़ गिरावट नहीं दिखेगी, ठीक वैसा ही होता हुआ दिखा है। ये निफ्टी के जो कुछ लूजर्स भी आपकी स्क्रीन के सामने कि जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। गेल के अंदर थोड़ा प्रेशर है, एशियन पेंट्स के अंदर थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, अभी सिर्फ 582 शेयर ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ट्रेड हुआ है इसमें, लेकिन आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। सेसा गोवा के अंदर 1% का नुकसान आ चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक भी नुकसान के साथ ही कामकाज करते हुए, भारतीय एयरटेल के अंदर भी करीब आधे % का फिलहाल नुकसान देख रहे हो। तो इंडेक्स के ये लूजर्स हैं। इसके अलावा कुछ हैवी वेट्स के अंदर भी ITC टूट रहा है आज, फिर से रिलायंस के अंदर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। अंबुजा सीमेंट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हुए, और ONGC के अंदर भी आज दबाव देखने को मिल रहा है, और सन फार्मा HDFC जैसे काउंटर्स में भी आधे % के आसपास का फिलहाल नुकसान देखने को मिल रहा है। फटाफट से निफ्टी के गेनर्स भी देख लेते हैं कहाँ पे आज स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। पंजाब नेशनल बैंक, BPCL, ल्यूपिन और मारुति, ये कुछ एक ऐसे काउंटर है जो कि इस समय बेहतर ओपनिंग करते हुए एटलीस्ट आधे % के आसपास की। बैंक ऑफ बड़ौदा, HUL और हिंडाल्को, इनके अंदर भी आधे % के आसपास की बढ़त है। अनिल, आज के लिए आपका ट्रेड क्या होगा? कौन से काउंटर को आप नोटिस कर रहे हैं और उसकी ओपनिंग कैसे दिखी आपको? अनिल, आई थिंक एक काउंटर ट्रेड ऑलरेडी शुरू हेलो जी जी प्लीज। आई थिंक एक काउंटर ट्रेड ऑलरेडी शुरू हुआ है HCL टेक में। इसकी जो 50 डे मूविंग एवरेज करीबन 608 में सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है। आई थिंक फर्स्ट 640 एंड देन अबाउट 660 का टारगेट बन रहा है एटलीस्ट ट्रेडिंग के हिसाब से। सो आई थिंक दैट्स वन टू वॉच आउट फॉर। बट आई थिंक ओवरऑल इवन अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें लार्ज कैप में, वो एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 290 के ऊपर लास्ट वीक। तो मेरा मानना है कि वो भी स्टॉक 310 के तरफ, 320 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसके तरफ जाना चाहिए। इस वक्त निफ्टी ने जो गैप डाउन शुरुआत की लगभग 58-60 के आसपास, ये पूरा का पूरा गैप, ये पूरा का पूरा अंतर इसने पहले मिनट के अंदर ही भर लिया है, पूरा कर लिया है। गजेंद्र, इससे भी कहीं दिखता है कि बाजार अभी नीचे जाने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा मानसिक तैयारी इसकी नहीं है।
जी बिल्कुल, अगर आप देखिए राजीव, जितनी बड़े पैमाने पे हमने एफआईज की तरफ से बाइंग आते हुए देखी है, वो अपने आप में इस बात का सूचक है कि ये जो बाइंग आई है ये किसी ना किसी फ्यूचर प्रोजेक्शन पे बेस्ड है। वो फ्यूचर प्रोजेक्शन या गवर्नमेंट के जो भी हमने रिफॉर्म सिग्नल आते हुए देखे हैं, आई थिंक दैट्स बेस्ड ऑन दैट। और जिन वैल्यूएशन पे या जिस अनसर्टेनिटी के माहौल में वो पैसा आया था, इट वाज ऑलमोस्ट रैली ऑफ डिसबिलीफ फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स, which obviously means कि ये जो पैसा आया है, ये पैसा लॉन्ग टर्म व्यू लेके आया है, and they are willing to wait for that long, because remember जब ये पैसा आना शुरू हुआ था तब एकदम डिस्पोर्टेंसी की स्टेट थी, we were all very disappointed and we had virtually written the equity market off। और उसके अलावा अगर आप देखें जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स, उनकी तरफ से मैं लगातार सेलिंग आते हुए देखी। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हम डोमेस्टिक लोग कहीं ना कहीं ज्यादा निराश थे अपनी मार्केट पे, और जो फॉरेनर्स थे वो ज्यादा होपफुल थे। अब जैसे जैसे अगर आप और मैं अगर बात कर रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, पिछले आधे पौने घंटे की हमारी बातचीत पे अगर ध्यान दिया जाए, हम भी अभी बुलिश टर्न होने की बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दैट थिंग व्हिच दे वर स्मार्ट एनफ टू प्री-कंसीव एंड एक्ट ऑन दैट। टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है ऐसी रैली जनरली ड्यूरेबल होती हैं, और क्योंकि सिक्लिकल शिफ्ट होता जा रहा है, एक सेक्टर के बाद दूसरा सेक्टर, उसके बाद तीसरा सेक्टर, आई थिंक ये अपने आप में इस रैली की ड्यूरेबिलिटी को फर्दर इन्फोर्स करता है। मोहित, आपकी जो एजेंसी है वो कुछ मिड कैप काउंटर्स में बाय की रिकमेंडेशन दे रही है, वो काउंटर कौन से होंगे? देखिए, हमने दो मिड कैप काउंटर में हमने जेएम फाइनेंशियल को अभी ग्रेड किया है। उसमें हमारी फंडामेंटल ग्रेडिंग सुपीरियर है, जो कि 4 on 5 कहते हैं, एंड उसमें हमारी फेयर वैल्यू अराउंड 36 रुपीज़ है। अगर आप करंटली देखेंगे तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाती है आज के करंट लेवल से। जेएम फाइनेंशियल के साथ उनके जो दो मेन बिजनेसेस हैं, उनका एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकिंग बिजनेस है, दूसरा है उनका सिक्योरिटीज लेंडिंग बिजनेस। ऑन द सिक्योरिटीज लेंडिंग बिजनेस उन्होंने उस बिजनेस ने उनको थोड़ा मेंटेन करके रखा है, लेकिन आगे चल के हमें दोनों बिजनेस में थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। हमारा अनुमान है कि जैसे अगर भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी कंसोलिडेट होती है तो एमएनए एक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। एट द सेम टाइम पॉलिसी रिलेटेड एमएनए भी हो सकता है, पॉलिसी इनिशिएटेड एमएनए हो सकता है, जिससे कि इनके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस को ग्रोथ मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम सिक्योरिटी लेंडिंग बिजनेस में एनपीए का एक कंसर्न है, लेकिन अगर बॉटम आउट होती है अर्थव्यवस्था तो वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इसमें करीब आज की तारीख में अराउंड 15-16 रुपए के करीब डिस्काउंट करके कैश है इस स्टॉक में एट 19-20 रुपीज़। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग अपसाइड, एंड हमारा फेयर वैल्यूएशन 36 रुपए के आसपास है। ठीक है, तो जेएम फाइनेंशियल्स पे 36 रुपये का टारगेट दिया है क्रिसिल रिसर्च ने, और उन्होंने रीजंस भी यहाँ पे कुछ गिनवाए हैं। और आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले भी हमने इसको ओपनिंग शॉट के अंदर भी काउंट किया था, और अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें भी कई बार हम आपको जेएम फाइनेंशियल्स के बारे में बता चुके हैं कि एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कॉल है, और क्रिसिल ने भी इस पर मोहर लगाई है। 36 रुपीज़ तक का टारगेट उनकी तरफ से भी आता हुआ दिखा है। इस बीच अगर आप फोर्टिस हेल्थ केयर का शेयर देखें तो इसमें 6% से ज़्यादा की उछाल दिख रही है, और इसके पीछे सीधे सीधे कारण जो है वो 1,500 करोड़ रुपए का सौदा है जो डेंटल कॉर्पोरेशन के लिए इसने किया है। गजेंद्र, ट्रैक कर रहे हैं आप इस शेयर को? हाँ, ट्रैक मैंने किया है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस जो है वो मैं एक पर्टिकुलर इवेंट के चलते हुए उसको कम्प्लीटली रूल आउट नहीं करूंगा। अगर आप देखें अपोलो हॉस्पिटल को और फोर्टिस को ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट प्रोफाइल है, ऑलमोस्ट सेम इंडस्ट्री प्रोफाइल है, और ऑलमोस्ट दे आर वर्किंग इन द सेम एनवायरनमेंट। बट अपोलो हॉस्पिटल्स हमने नए नए हाई बनाते हुए देखा, जबकि फोर्टिस हेल्थ केयर लैंग्विश कर रहा था। आई थिंक जो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे दिखाई देता है, वो कंसर्न ये है कि शायद मार्केट इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाती कि जिस ढंग के एक्विजिशन या जिस ढंग के फाइनेंशियल एक्टिविटीज दैट दिस कंपनी कीप्स इंडल्जिंग इटसेल्फ इनटू, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एसेट्स इन्होंने एक्वायर किए हैं, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल टेक सम टाइम फॉर द शेयर होल्डर्स टू रिसीव दैट बैक। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के चलते हुए आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है। ओवर अ लॉन्गर टर्म I believe that this is a very good stock, very quality company, very quality management, and everything is doing very well. But short term में जो challenges हैं उनको अगर आपका perspective वो बन जाता है कि आप थोड़ा सा medium to long term view लेते हैं, then Fortis is a stock worth entering into. Otherwise, one can wait for some more time till the visibility of the earnings and the visibility of the capital structure of the company is clearer.
अनिल, आपकी तरफ से क्रॉम्पटन ग्रीस पे रिकमेंडेशन क्या होगी? एक ऐसी क्रिटिकल रेंज के अंदर यहाँ से टूट भी सकता है तो पुल बैक भी दिखाता है बार बार। इनफैक्ट ट्रेडर्स को थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या किया जाए। आपकी अपनी सेंस से कहती है कि ये डबल डिजिट में आ जाएगा जल्दी या फिर यहाँ से फिर से पुल बैक दिखाएगा थोड़ा? आई मीन अगर मंथली चार्ट देखे तो ओवरऑल वीक ही लग रहा है ना। अनफॉर्चुनेटली बार बार ये चलने के बाद इसका रिजल्ट आता है, खराब आता है, फिर ये वापस टूटता है। आई थिंक इफ यू आर इन द स्टॉक 108 का स्टॉप रखना चाहिए। इफ इट ब्रेक्स 108 देन आई थिंक वापस 100 या 103 के तरफ जा सकता है। बट ओवरऑल इतना कुछ खास नहीं दिखा रहा है क्योंकि बाजार जिस तरफ से चली है ये बिल्कुल नहीं चला है। एंड आई हैव सीन ये मार्केट ऐसी मार्केट है जिसमें स्ट्रेंथ को आप देख रहे हैं कि ऑल चलते जा रहे हैं और वीकनेस और गिरते जा रहे हैं। क्लासिक एग्जांपल आप BHEL देखो, 2 महीने पहले ये स्टॉक 272 था, अभी बाजार 52 वीक हाई के करीबन चल रहा है, ये वापस 224 पे चल रहा है। सो क्लियरली टेल्स यू ये मार्केट है दैट इज स्ट्रेंथ कंटिन्यूज टू ग्रो, आई मीन मूव अप, और वीकनेस टूटते जा रहा है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बॉटम फिशिंग मार्केट। यू बाय वॉल्यूम ब्रेकआउट्स, बाय प्राइस ब्रेकआउट, नॉट स्टॉक्स दैट आर फॉलिंग। चलिए, इस वक्त कम से कम बाजार तो नहीं फिसल रहा है, निफ्टी नहीं फिसल रहा, बिल्कुल सपाट चल रहा है। और सुजलॉन को लेकर एक खबर 2.5% से ज़्यादा की तेजी वहाँ भी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। और मोहित, आपकी तरफ से अगर सेक्टर चर्निंग हो तो कौन सा सेक्टर है जिसे आपको थोड़ा खराब लग रहा है? कि IT आपकी लिस्ट में ऐसा सेक्टर जिससे थोड़ा पैसा भी निकाल लेना चाहिए क्योंकि फंड्स लिमिटेड होते हैं, वो पैसा उठा के इंफ्रा या फिर कुछ हाई बीटा सेक्टर्स में धीरे धीरे प्लेस करने का अब समय है? देखिए जहाँ तक IT का सवाल है, जो रुपये डिप्रिशिएट हुआ है इन द लास्ट 1 ईयर, आई थिंक उसका मोमेंटम अभी इन अर्निंग्स रहेगा। तो एंड दिस होल्ड्स फॉर बोथ IT एज वेल एज द फार्मा सेक्टर, जिनमें कि अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू रहने की उम्मीद की जा सकती है एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। वैल्यूएशन वाइज निवेशक अपना स्टॉक स्पेसिफिक फिर कॉल हो जाता है तो फिर वो उस हिसाब से कॉल ले सकते हैं। जहाँ तक हाई बीटा सेक्टर्स का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 2-3 सेक्टर हैं जिन पर निवेशकों को अगले 3 से 6 महीने के बीच में नज़र रखनी चाहिए क्योंकि उनमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्रॉम ए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ पे अर्निंग्स अभी भी बॉटम आउट हुई हैं ऐसा लगता नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगला क्वार्टर उन सेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें इंफ्रा, पावर, इसमें रियल एस्टेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मैं गिनूंगा। इन सेक्टर्स में अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स, अगली तिमाही के जो जनवरी के रिजल्ट्स हैं, वो बहुत कुछ अंदेशा देंगे कि इनमें से किस सेक्टर्स में आप एंट्री कर सकते हैं एवं किस सेक्टर्स में आपको लॉन्ग टर्म एक अर्निंग्स मोमेंटम बनने की संभावना है। गजेंद्र, जेट और सुजलॉन इन दोनों में अच्छी चाल दिख रही है, क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि एक तरफ जेट में जहां एक्विजिशन वाली खबर है, हिस्सेदारी बेचे जाने वाली खबर है, दूसरी तरफ सुजलॉन एक ऑर्डर आया है 105 मेगावाट का और उसके असर से हमें दिख रहा है कि लगभग 2.5-3% ऊपर चल रहा है। सुजलॉन एक तरफ आप अगर डेट की हालत देखें, अगर प्रमोटर होल्डिंग की हालत देखें, जो उन्होंने सारे अपने शेयर गिरवी कर रखे हैं, लगभग उनकी हिस्सेदारी शून्य हो चुकी है अगर आप सारे गिरवी शेयरों को हटा दें। और दूसरी तरफ कामकाज ठीक चल रहा है, लगातार ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, तो ऐसे में समझना बड़ा मुश्किल है कि इसमें किया जाए। नहीं, मुझे लगता है कि जो भी सुजलॉन के आसपास बैड न्यूज़ थी, अगर आप देखें इस स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस, तो सबका सब कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है। और जो राजीव आपने बात अभी कही, ये मार्केट नोज अबाउट इट फॉर अ वाइल नाउ, तो ऑब्वियसली तो इसमें कुछ नया इम्पैक्ट हम देखें वो प्रतीत मुझे नहीं होता था। ऑब्वियसली मार्केट एक अच्छे न्यूज़ के इंतजार कर रही थी कि भाई जब कभी इसमें जो वायबिलिटी जो है इस कंपनी की, देयर वाज क्वेश्चन मार्क्स ऑन द वायबिलिटी ऑफ द पावर कंपनीज। और फिर यूरोप में जो एक्विजिशन हुआ, वो एक्विजिशन कुछ ज्यादा, यूरोप खुद ही अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स, थिंग्स केप्ट गेटिंग बैड टू वर्स फॉर दिस कंपनी। तो आई थिंक वो सब का सब जो था वो पब्लिक डोमेन में था एंड वी वर ऑल ट्रैकिंग इट। बट ऑब्वियसली हम लोग वो करेज नहीं मस्टर कर पा रहे थे कि भी इसमें कब आपको एंट्री करनी चाहिए। आई थिंक नाउ some of the good news have started to flow back into the company, and I do believe कि इन current valuations के ऊपर, और given जो रुख भी बदला है हमारा हाई बीटा स्टॉक्स की तरफ जाने के लिए, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस पे जाने के लिए, आई थिंक वो कोई ना कहीं थोड़ा सा
फिर से पॉजिटिव हुआ है तो वन कैन ऑब्वियसली टेक अ कॉल ऑन दिस काउंटर, क्योंकि डाउन साइड में रिस्क ज्यादा नहीं है और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो सुज़लॉन कुड बी अ कंपनी विच कुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट ऑब्वियसली यू विल हैव टू बी प्रिपेयर टू bear the volatility that this stock might offer. अब जहां तक सवाल है जेट का, अभी हमने इतिहाद की बात देखी है, KFA में कभी होता है कभी जेट में होता है, बट पॉइंट वो नहीं है. पॉइंट ये है कि देर आर पीपल, देर आर कंपनीज वर्ल्ड ओवर who are looking at India as a very fast growing market on the domestic or international aviation space. I think that news itself is good enough news for these stocks to remain higher. हालांकि हमने देखा कभी इतिहाद की बात आई तो उस दिन जेट करेक्ट नहीं करता, या जब जेट की बात आती है उस दिन KFA करेक्ट नहीं करता. तो कहीं ना कहीं as they are talking to multiple people, I am sure the domestic aviation companies are also talking to multiple people. So to that extent हो सकता है कोई चीज 2 महीने में हम रियलाइज होती देखे, कोई चीज 6 महीने में रियलाइज होती हुई देखे, बट द अपॉर्चुनिटी इट सीम्स इज ग्रेट. और ये कंपनियां लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से आती हैं, लॉन्ग टर्म कम्युनिटी के हिसाब से आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रीमियम होगा वो सब्सटेंशियली हायर होगा टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. दैट्स व्हाट द मार्केट इज एक्साइटेड अबाउट. जी, इस बीच निफ्टी सपाट, लेकिन हिंडाल्को ने एक अच्छी इंट्राडे चाल ली है, एक अच्छी चाल इस वक्त मजबूती के साथ दिख रही है और यहाँ लगभग अब ये 2.25% के आसपास की मजबूती के साथ चल रहा है. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं. ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. कुछ एक और स्ट्रक्चर अनिल से समझ लेते हैं कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है. अनिल, हेवल्स इंडिया 616 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें आगे और मूव मिलेगा ये, क्योंकि इस रेंज को पार करने में इसको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, ये आगे चल सकता है? और हेवल्स इंडिया I think स्टॉक ओवरऑल काफी चला है, थोड़ी करेक्शन मोड में है. I don't think it's lost its overall structure, but maybe a little sideways, फिर वापस एक बाउंस आ सकता है. अगर ट्रेडिंग की बात करें या टेक्निकल लेवल्स की बात करें, maybe a move back to around 650. एक इंद्रप्रस्था गैस IGL, अगर आप इसके चार्ट को भी देखें तो क्या इसमें स्ट्रेंथ दिखती है आपको? अगेन ये स्टॉक अगर देखा जाए लास्ट 3-4 महीने से एक साइडवेज मूवमेंट में ही है. काफ़ी टाइम से इसकी जो 200 डे एवरेज है अभी भी 50 डे के ऊपर चल रहा है. आई थिंक अगर ब्रेकआउट की बात करें देन जब तक 270 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये एक ट्रेडिंग रेंज में ही रहेगी. जी, इस बीच अगर आप भारतीय एयरटेल के चार्ट को देखें तो लगातार इसमें कमजोरी बढ़ती हुई आज के कारोबार में. ये दिलचस्प है, अभी अभी इंफ्राटेल का IPO सफलता से पूरा हो गया, भले ही उसमें रिटेल निवेशक जो हैं, जो HNI निवेशक हैं, उन्होंने बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं ली. सारा का सारा इशू सब्सक्राइब हुआ QIB की वजह से, लेकिन फिर भी एक सफल इशू. और उसके बाद भारतीय में इस समय 2.25% की कमजोरी है, अपने आप में थोड़ा सा पहली नुमा चीज़ है. खैर, टेलीकॉम क्षेत्र के बारे में अब मोहित, सरकार ये उम्मीद कर रही है कि जो अगला 2G स्पेक्ट्रम बिडिंग का राउंड है उसमें 20,000 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाएंगे. आपको लगता है पिछला जो प्रदर्शन रहा, अभी अभी जो 2G बिडिंग हुई, उसको देखते हुए 20,000 करोड़ रुपए उनको मिलने की संभावना दिखती है? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में द बिगेस्ट इशू इज़ कि एक टाइम पे जो प्राइसिंग हुई थी उसके कारण आज रेवेन्यू रियलाइजेशन या एवरेज रेवेन्यू ARPU बढ़ाना टेलीकॉम कंपनीज के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है. 3G रोल आउट इस सिलसिले में एक पॉजिटिव साइन रहा है और जैसे जैसे नई सर्विसेज आएंगी आई थिंक उससे उम्मीद होगी. बट एट द 2G लेवल द इशू इज़ कि सिर्फ 2G सर्विसेज के लिए सरकार स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग अब अगर कम भी करती है और उसके बाद उम्मीद करती है देयर आर प्लेयर्स हु आर इंटरेस्टेड. एट द सेम टाइम जो हमने एक रश देखा था अर्ली इन 2008 आई थिंक आज हम उस स्थिति में नहीं हैं, और जो कि पिछले टेलीकॉम ऑक्शन में सामने आया है. सो पीपल विल बी रैशनल, दे विल बी लुकिंग एट देयर ROIs एंड इस इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट से उनको या तो मार्केट शेयर की तरफ देखेंगे या ROI की तरफ देखेंगे. और इसमें एक ये कहना बहुत मुश्किल है कि 20,000 करोड़ आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो प्रोसेस होगी उससे एक रैशनल आउटपुट आने की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है रेदर देन एन एक्जुबरेंट आउटपुट जो कि पहले हमने देखा गया था. जी, शुक्रिया मोहित आज की इस बातचीत में शामिल होने के लिए. गजेंद्र, आपको ये बात कहीं दिलचस्प लगती है या कुछ खटकती है कि इंफ्राटेल IPO से ठीक पहले भारतीय में एक अच्छी मजबूती का ट्रेंड हमें दिखा और IPO पूरा होते ही भारतीय 2.25% नीचे?
देखिए ऑब्वियसली थोड़ा सा एक यूफोरिया बना रहता है, पर्टिकुलरली स्टॉक के आसपास जब आईपीओ चल रहा होता है। और कहीं ना कहीं जैसे भी आपने राइटली पॉइंट आउट किया, भारतीय इन्फ्राटेल का जो इशू था वो बाय नो मीन्स चीप था, इसलिए हमने बहुत उदासीन सा व्यवहार आते हुए देखा, चाहे वो रिटेल निवेशक था या एचएनआई भी था उस तरफ से। तो देखना ये होगा कि जब लिस्टिंग के टाइम पे ये कैसा बिहेव करता है। जिन इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया है थ्रू द क्यूआईपी, आई थिंक उनका जो नजरिया स्टॉक के ऊपर है वो लिस्टिंग गेन्स को लेके शायद नहीं है, उसके बियॉन्ड देखने का है। मेरे हिसाब से अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो आई स्टिल वुड फाइंड भारतीय टेली far cheaper than Bharti Infratel in that sense, but institutions का अपना नजरिया है उसको देखने का। तो मेरे हिसाब से जो आज की करेक्शन भारतीय में आई है वो इस वजह से ही है कि क्योंकि अब इमीडिएट वो इवेंट इज नाउ नॉट देयर एनी मोर, और जो इवेंट हो चुका वो बिहाइंड अस है। देयर कुड बी प्रॉफिट टेकिंग ऑफ द काइंड और सम ऑफ द जैसे होता है कि एक यूफोरिया जो है वो थोड़ा सा अभी एक बार डाई डाउन हो गया, इसलिए शायद मार्केट इज टेकिंग इट लाइटली। बट देन जो भी परफॉर्मेंस है, आई डोंट फोरसी अ सिग्निफिकेंट फॉल इन भारतीय रेलवे स्टॉक बिकॉज ऑफ दिस रीजन और समथिंग। गजेंद्र, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बताया कि कौन से काउंटर को चुनना चाहिए, फिलहाल किससे दूर रहना चाहिए। अनिल, चलते चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी आपका व्यू चाहिए। क्या एक इन्वेस्टर को अब धीरे धीरे पैसा बढ़ाना चाहिए, जिनके पास 1000 या 1100 की पुरानी खरीद है, अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अगर एवरेज करना चाहें तो क्या इस प्राइस पे आए? क्योंकि आज भी देखा हमने रिलायंस का स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रेंथ भरा लग रहा है। आई थिंक थोड़े मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। ये केस हो सकता है कि जिस तरफ से बाजार चली है ये स्टॉक अभी तक चला नहीं है, क्योंकि जब 5600 का हाई था ये 880 का भाव चल रहा था, अभी 5900 तक आया है, अभी भी 840 रेंज में चल रहा है। सो दिस कुड बी अ डार्क हॉर्स। I think if it can cross 850, even 910 is possible. So अभी बाजार is looking for some ideas, क्योंकि थोड़ी range bound हो गया है. There's nothing that is there to take it past that 5950. So this could be a dark horse कि जो बाजार को थोड़ा lead करके then again the old other stocks जो strong है वो वापस will come to the fore. So I think maybe now you need that boost, जिधर Reliance चले, take us past 5950 and बाद में फिर जो स्टॉक्स पहले से ही चल रहे हैं दे विल ऐड ऑन। जी शुक्रिया अनिल आपका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और डिम्पी, एक बात याद रखिए कि आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि लोग नीचे के स्तर पे खरीदते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ऊपर खरीद रखा था और एवरेज आउट कर रहे हैं। होता ये है कि जो बहुत लंबे समय से फंसे होते हैं, जैसे ही उनका भाव आता है पहले वो बेचकर भागना चाहते हैं, और इसीलिए हमें दिखता है कि जो एक रिटेल निवेशक है वो कभी भी तेजी का फायदा उठा नहीं पाता, वो पुराने नुकसान समेटने में ही लगा रह जाता है। बिल्कुल, खैर ये भी कह सकते हैं फंड्स लिमिटेड होते हैं और पहली बार में पूरे ट्रस्ट के साथ पूरा फंड्स चला जाता है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि शायद वो अपने ये सोचते हैं जो पैसा मिल रहा है एटलीस्ट वही बेहतर है। लेकिन जो भी रिटेलर्स एटलीस्ट जब भी निवेश करें तो ज़रूर एक्सपर्ट्स की या प्रोफेशनल्स की हेल्प लें, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एटलीस्ट। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।